आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक अपडेट के बारे में सुन लीजिए। अगर आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी यूपीएससी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और सबसे पहला जो टारगेट ऑब्वियसली बात है आपका प्रीलिम्स होगा, एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक सब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हुए और उसको जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक एक शब्द को गहराई से जाते हुए उसको एनालाइज करते हुए अगर आप इस तरीके से अपनी सभी सब्जेक्ट्स की ऑर्गेनाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे कि ये वीडियो हमारी लाइव गूगल मीट फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, आप इसी तरीके से हमारे फाउंडेशन कोर्स 2023 और इसके अलावा अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है। लाइव गूगल मीट क्लासेस में मैं आपको बुलाऊंगा, जिसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियोस को भी अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और लाइव आकर आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। डेली क्लासेस हमारी होंगी मंडे से सैटरडे तक और उसकी फीस अभी तक इंडिया में सबसे कम रखी जाने वाली फीस है। फीस है दोस्तों सिर्फ 1,999 रुपीज पर मंथ। आपको कोई वन टाइम पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ पर मंथ आपको पैसे दे रहे हैं। जिस तरीके से ये वीडियो है इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज वे में अपने सारे सब्जेक्ट्स की डेली तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ एक तैयारी कर सकते हैं, ताकि प्रीलिम्स आपके लिए हर्डल ना हो। और क्वालिटी कंटेंट जैसा यहां पर प्रोवाइड करा जा रहा है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये भी वीडियो उसी फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, तो आप खुद भी लाइव आकर इस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, जहां पर सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाए जाएंगे और 2023 की आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को स्मूथ बनाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू ट्रू ISN PCS। हम लोग अपनी इकोनॉमी के कंसेप्ट्स को आगे डिस्कस करते हैं। आज जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, ये आपको GS पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है, PSIR में भी आ सकता है और GS पेपर 3 में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सीखते हैं इकोनॉमिक या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री की क्या होती है। ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में हम लोग इसको कवर करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, हमारा ये मतलब होता है, एक लेमैन के लिए यही होता है कि एक देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जैसा कि हम लोग इंडिया में बोलें कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल और लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यही और 200 नॉटिकल माइल्स का समुद्री एरिया, ये हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है। तो हमें लगता है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट जब हम नेशनल इनकम को काउंट कर रहे होते हैं ना, हम लोग इसको और ज़्यादा वाइडर सेंस में लेते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन हम लोग खुद से बनाते हुए यूनाइटेड नेशंस के कंधों पे बंदूक रखते हुए देखते हैं कि क्या है, और इसी को यूज़ करेंगे आज के बाद हमेशा। ठीक है, आप हमेशा यही बोलोगे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, और यही डेफिनेशन को हमेशा के लिए याद करके जाना। इकोनॉमिक टेरिटरी एक ऐसी जोग्राफिकल टेरिटरी होती है जो कि किसी ना किसी एक सरकार के द्वारा XYZ कोई ना कोई सरकार उसे एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, रेगुलेट कर रही है, जिसके अंदर लोग, माल और पैसा फ्री तरीके से सर्कुलेट हो रहा है और लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है, सरकार के पास आ रहा है टैक्स की फॉर्म में, सरकार उसको खर्च कर रही है सोशल सर्विसेज की फॉर्म में, मरम्मत करवाने के लिए, हाईवे बनवाने के लिए, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और रोज़गार जिनको मिल रहा है उनके पास पैसा आ रहा है, पर कैपिटा इनकम उससे जनरेट हो रही है। ये सारी चीज़ें जिस जगह पर होती हैं उसको बोला जाता है इकोनॉमिक टेरिटरी। डेफिनेशन में कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, आगे बढ़े। यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ इस डेफिनेशन से निकल कर आती है, राइटर में ये बोल रहा है फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन होना चाहिए इकोनॉमिक टेरिटरी में, लोगों का, गुड्स का और कैपिटल का। ये बेस्ट क्राइटेरिया और बेसिक क्राइटेरिया है इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन को देखने का। अगर इसके अंदर कोई भी हम आइटम इंक्लूड कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि क्या फ्री तरीके से उसका सर्कुलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। 10 वो वाले पार्ट पॉलिटिकल फ्रंटियर के किसी भी देश के जहाँ पर गवर्नमेंट इट डज नॉट एंजॉय दीज फ्रीडम्स, वो इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर होते हैं। यानी कि सरकारें जब फ्री तरीके से पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल को सर्कुलेट ना करवा सके जिन जगहों पर, वो इकोनॉमिक टेरिटरी उसकी नहीं है। क्या किसी भी आदमी को, किसी भी सामान को, किसी भी मशीन को भारत अमेरिका में भेज सकता है? भेज सकता है। आदमी को, गुड्स को और मशीन्स को
बिल्कुल नहीं भेज सकता। वीज़ा कौन चाचा देगा तुम्हारा उस कंट्री में? मशीन अगर उनके भेजोगे तो वो मानेंगे कि डंप कर रहे हैं उनका गुड्स। तुम तो कह दो कि 1 रुपए की मशीन है, तुम तो उनकी इंडस्ट्री बंद करवा दोगे। यही डिस्प्यूट्स अक्सर आते रहते हैं WTO के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में कि चाइना डंप कर रहा है हमारे गुड्स। शनि बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, सोम बाजार, कहीं पर भी जाके देखो चाइना के गुड्स डंप। प्रिया करोल बाग की मार्केट जाकर देखो, फुटकर पे जो गुड्स पड़े हुए हैं, जो चप्पलें पड़ी हुई हैं, सब कुछ जो पड़ी हुई है चाइना का गुड। अक्सर ब्लेम लगाया जाता है कि गुड डंप हो रहे हैं, सस्ते सस्ते में चाइना भेज रहा है और उस देश के लोकल लोगों के इंटरेस्ट को वो कर रहा है। मैंने बताया भी था, इसी वजह से इंडिया ने साइन नहीं करा था उसको, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, याद है? तो जब जिन एरियाज में, जिन पॉलिटिकल टेरिटरी में जब देश की सरकार ऐसे ये फ्रीडम एंजॉय ना कर सके कि फ्री तरीके से वो सर्कुलेट कर रही थी जो अपनी कंट्री के अंदर पर्सन्स को, गुड्स को और कैपिटल को, दूसरी कंट्री में नहीं कर सकता। शायद इंडिया नेपाल में कर सकता है ऐसा। यहां पर तो नहीं है वीज़ा पासपोर्ट का कंसेप्ट। हाँ, वो कंट्री डिसाइड करेगी, समझ गए? वो कंट्री डिसाइड करेगी। वरना अभी तक तो अफ्रीका ने सारे के सारे लोग भेज दिए होते हैं यहाँ पर, और सारा भूटान और यहाँ यहीं बैठा होता है इंडिया, और सारे लोग मिक्स करके खा रहे होते चाउमीन, सिंगापुरी नूडल्स, हक्का नूडल्स, मोमोज, बाओ। फॉर एग्जाम्पल, एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज जो कि ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसी अगर रशिया की एम्बेसी, USA की एम्बेसी, फ्रांस की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, यूक्रेन की एम्बेसी, जर्मनी की एम्बेसी, जो ये इंडिया के अंदर लोकेटेड है, आप दिल्ली में आओ, बहुत सारी आपको एम्बेसीज देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, दो फर्क होते हैं, लोग इनको जानते नहीं हैं। एक होता है एम्बेसी और एक होता है कॉन्सुलेट्स। कोई मुझे फर्क बता सकता है इनके बीच में? फर्क बताओ दोनों के बीच में, फिर मैं बताता हूँ। बाकी लोग बताओ, ट्राई करो। गलत बोलो पर बोलो तो सही। अबे गूंगो बोलो। अच्छा, एम्बेसी बता दो प्रिया क्या होता है, या कोई भी बता दो। एम्बेसी क्या होता है प्रिया? अच्छा, मतलब गाना चलता है यहाँ पे, सैयारा में सैयारा, सितारों के जामे मिलेंगे मिलेंगे अभी यारा, है क्या शैली? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। एम्बेसी हमेशा दूसरी कंट्री की जो होती है वो हमेशा कैपिटल में होती है कंट्री की, जबकि कॉन्सुलेट्स उसके ना सब ब्रांचेस या ऑफिसेज होते हैं, ये देश में कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे आप UN की बॉडीज़ या फिर इसको कहीं पर, UN तो चलो एक कंट्री नहीं है, लेकिन आप ऐसा मान लो USA, रशिया, चाइना, कोई भी एक्सपेक्टेड कंट्री है, उसकी जनरली एम्बेसी आपको कैपिटल सिटीज़ में दिखेगी। जनरली कह रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली हर कंट्री ऐसी करती है। अब जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि इंडिया की एम्बेसी USA के अंदर कहाँ लोकेटेड होगी, तो आप क्या बोलोगे? वॉशिंगटन DC। अगर मैं बोलूँ रशिया की एम्बेसी इंडिया में कहाँ दिखेगी आपको? इंडिया के अंदर। मयूर, इंडिया के अंदर। अपनी कंट्री के अंदर अपनी एम्बेसी खोल लेंगे। फर्क समझ में आया सबको एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के बीच में? जल्दी बताओ। एम्बेसी हमेशा कैपिटल सिटी में लोकेटेड होती है, और कॉन्सुलेट्स जो होती हैं वो ऑफिसेज या ब्रांचेस होती है उस एम्बेसी की, जो कि और भी जगह पर, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और जगह पर, दिल्ली तो नहीं, न्यू दिल्ली तो कैपिटल है, और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड हो सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, देखना ध्यान से, दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसी, आराम से सुनो, दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसी जो कि भारत के अंदर लोकेटेड अगर हैं, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। क्यों? ऐसा क्यों?
बिल्डिंग उनकी, सब कुछ उनका हमारे देश में अंदर लोकेटेड है, ऐसा क्यों? हमारे देश की धरती पे उनकी बिल्डिंग खरीदी है, फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी, क्यों? वेरी गुड। दूसरी कंट्री के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन इनको, ठीक है, लेकिन ये लोकेटेड यहाँ पर होंगे इस कंट्री के अंदर, ऑब्वियस ही बात है। रिश्ते एक तरीके से मजबूत करने के लिए इनको भेजा गया है, या फिर ये दिखाने के लिए कि डिप्लोमेसी दोनों कंट्रीज के अंदर है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका, दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अंदर कौन सा स्टाफ होगा, क्या काम करेगा, कैसे वो होगा, वो उस कंट्री जाके डिसाइड करेगी। आप कल को ये नहीं बोल सकते कि हमारी कंट्री के अंदर आपने यूएसए एम्बेसी खुलवा दी है, अब हम लोग मुन्नी बदनाम ही करवाएंगे यहाँ के स्टाफ से, कितनी सुंदर सुंदर गोरी गोरी लड़कियाँ रखी हैं, डांस करवाऊंगा आज रात को मैं इनको फेविकॉल से। ऐसा नहीं करवा सकते आप, ठीक है। दे आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। वो ना हमारी कंट्री में लोकेटेड जरूर है, लेकिन वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में आती है। तो मुझे बताओ, रशियन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज पार्ट ऑफ हुज इकोनॉमिक टेरिटरी? रशिया। यूएसए एम्बेसी इन इंडिया किसकी टेरिटरी? चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया? इंडियन एम्बेसी इन ब्राजील? चाइनीज एम्बेसी इन जर्मनी? जर्मनीज एम्बेसी इन साउथ कोरिया? ठीक है। यूएसएस एम्बेसी ऑन मून? ऐसा नहीं होता है, मून पे एम्बेसी है, पागल हो गए, गाली दूं? सिमिलरली इंडियन एम्बेसीज जो कि लोकेटेड है दूसरी कंट्रीज में, दे आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बड़ी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अच्छा, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इज डैट, अब इससे है क्या मतलब, बात बताना क्या चाहता है राइटर आपको ये सब बोलकर, डोमेस्टिक टेरिटरी का फंडा समझाकर, जो भी इनकम जनरेट होती है विद इन द इकोनॉमिक या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर जनरेटेड बाय रेसिडेंट या फिर फॉरेनर जो कि नॉन रेसिडेंट है, एक साल के अंदर वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट होती है, ना कि नेशनल इनकम। बात समझ में आ गई? मैं फिर से बताता हूँ, बाकी ऊपर की एम्बेसी की बातों को छोड़ो, बिल्कुल भूल जाओ एम्बेसी की बातों को, ऐसा मान लो कि हम नया कंसेप्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। ये बॉक्स में जो दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से सुनो। वो कह रहा है कोई भी इनकम अगर एक देश की इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होती है, हमारे हिंदुस्तान की भूमि पर कोई भी काम कर रहा है, फिर चाहे वो चाइनीज पर्सन है, हिंदुस्तानी खुद हैं, वो फॉरेनर है, वो रेसिडेंट है, वो नॉन रेसिडेंट है, वेदर वो रेसिडेंट ने इनकम जनरेट करी है या नॉन रेसिडेंट यानी कि फॉरेनर ने इनकम जनरेट करी है, एक साल के अंदर अंदर, उसको हम लोग कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। आपके मन में एक शंका ये आई होगी, सर जी फॉरेनर अगर इंडिया में आके इनकम जनरेट कर रहा है तो वो उसकी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी क्या? हम अपने में क्यों काउंट करेंगे उसको? पता है कब तक करेंगे उसको काउंट? जब तक करेंगे, मान लो, देख लो ना, अब इसी से देख लो, नेपाल का कोई पर्सन बहादुर शैली की गाड़ी साफ करता है, ठीक है, और एक प्रेम नाम का बंदा मयूर को दिल्ली में मोमोज खिलाता है। ये भी नेपाल से आया, प्रेम भी नेपाल से आया, बहादुर भी नेपाल से है और प्रेम भी नेपाल से है। इनको जब अपनी पगार मिल जाती है मोमोज खिलाने के बाद और गाड़ी साफ करने के बाद, ये इसको खर्च कहाँ करते हैं बताओ? कहाँ खर्च करते हैं? हमारे देश में। और सैलरी किस फॉर्म में मिलती है? हमारी करेंसी में। खर्च इतना करते हैं, जितना पैसा वो खर्च कमा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं एक साल के अंदर अंदर खर्च कर रहे हैं इसी देश के अंदर, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। डोमेस्टिक इनकम पे और मैं डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ इतना सा बात नहीं होती डोमेस्टिक इनकम की, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो। अब आप कहोगे
सर कुछ इनकम वो ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब मान लो प्रेम की कोई प्रेमिका बैठी हो नेपाल के अंदर, जो पहाड़ों पे उसका वेट कर रही हो, हिमालय की ठंडी ठंडी बर्फ़ के अंदर बैठकर सिकाई कर रही हो अपनी, कि वो मेरा प्रेम मुझे कुछ पैसे भेजेगा और मैं फिर यहाँ पर मोमोज खाऊंगी अपने खुद के। फिर वो पैसे क्या होंगे? वोट, वेरी गुड, वोट, वेरी गुड, वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में होंगे। वो फिर नेपाल की नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे, बाहर से आए जो। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था इस चैप्टर में, एक जगह पर मैंने हिंट दी थी, मुझे अच्छे से याद है। केरला की और साउथ इंडिया की बड़ी सारी नर्सेस काम करती हैं, तो मैंने एक और टाइगर जिंदा का एग्जांपल भी दिया था मूवी का, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। तो वहाँ से जो पैसा आता है, हमें बहुत पैसा आता है, इसलिए हम गल्फ कंट्री से रिश्ते बहुत अच्छे रखते हैं। वो रेमिटेंसेज में हमारी नेशनल इनकम में सोने पे सुहागा चार चांद लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पहले मुझे बता दो इत्मीनान से, इसको आज ही रिवाइज कर लेना सब कुछ चीज़ों को। बता दो, जल्दी बताओ, ठीक है? कनाडा वाले भेजते हैं? नहीं 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 भेजते हैं। आप हाईवे पे बैठ जाओ, भेजेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? नंबर 1, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर जो टेरिटरीज इंक्लूडेड हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इसका पार्ट है। इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। ये दोनों चीज़ें हैं। मैंने बताया था ना, हवा का भी कुछ पार्ट हमारा होता है। अब ऐसा नहीं खोले आसमान में तुमने अपने देश में कुछ भी चीज़ छोड़ दी ऊपर, ठीक है? एयर स्पेस का भी कुछ हिस्सा हमारा होता है, जैसे नॉटिकल माइल समुद्री हिस्सा होता है। शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि ओन और ऑपरेट करे जाते हैं बाय रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है? ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस आप इसको समझो, इंडिया के शिप्स मूव करते हैं बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान रेगुलरली। अब 2 कंट्रीज के बीच में मूव कर रहे हैं, लेकिन है तो भारत के, है तो भारत के। इंडिया की कोई ब्रांड इंटरनेशनल फ्लाइट कोई चल रही है, मान लो अभी वो है ना इंडिया का बिग बुल, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का ट्रेडर एंड इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, वो अपनी फ्लाइट लेकर आ रहा है। पूरा का पूरा पैसा ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से कमाया, वो अपनी फ्लाइट एयरवेज लॉन्च कर रहा है इंडिया के अंदर। अकासा एयरलाइंस, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है? रेगुलरली जो ऑपरेट करी जाती है, और पैसेंजर प्लेन्स जो कि ऑपरेट कर रहे हैं एयर इंडिया वाले। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें और कोई कंट्री का बंदा नहीं बैठ सकेगा, फिर कहीं और किसी एयरपोर्ट पे वो लॉन्च नहीं हो सकेगा, कि हवा से ही छोड़ देना है जिसको भी, जहाँ लॉन्च हो रहा है वापस इंडिया ही आके उतर रहा है उसने। रशिया और जापान के बीच में भी अगर वो हो रहा है, जहाँ पर मतलब मान लो हिंदुस्तान का कोई लिंक ही नहीं है, तभी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो हमारा प्लेन है। उसको ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में घूम रहा है, सर जी बड़े साल से हमारे बीच में घूम रहा है, हम ही रख लेते हैं। रशिया जापान का मैंने ये बोला कि कोई एयर इंडिया का प्लेन है, वो इधर से इधर घूमता रहता है बस। कल को ये कंट्री ऐसा नहीं बोल सकती हम रख ले रहे हैं, हमारे आपका तो कोई किसी काम का ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद फिशिंग वेसल्स, बड़े बड़े जो होते हैं ना, जो मछली को पकड़ने के लिए, जो वो आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, बड़ा सा एक वो नेट बेचते हैं लोहे का, ठीक है? ऑयल या फिर नेचुरल गैस की रिग्स। ये जानते हो क्या होता है? जैसे आप मुंबई वगैरह के कांडा पोर्ट वगैरह में दूर से समुद्र में देखो, तो वो पेट्रोलियम और उसके रिलायंस की बड़ी बड़ी वो खड़ी रहती है रिग्स, एक मतलब एक तरीके से टनल शटल टाइप खड़ी रहती है समुद्र के बीच में, जहाँ पे पूरा का पूरा पेट्रोल डीजल को निकालने का काम चलता रहता है। फ्लोटिंग, हाँ समुद्र के बीच में, ये दिखाता हूँ ना मैं, देखा तो पक्का ही होगा, बस इसका नाम नहीं जानते होगे आप। ये देखा होगा ना, ये ऐसा पक्का देखा होगा यार। ये खड़े नहीं रहते हैं, ये नीचे से ओशन फ्लोर से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये स्ट्रक्चर देखे होंगे, मूवीज़ वगैरह में ही देखे होंगे इतने सारे यार, ये सिंगम विंगम और इन सब में तो देखा ही होगा ये सब, है ना? समुद्र के बीच में होते हैं ना ये देखो, दिखाता रहा हूँ, ये देखो पानी पे खड़े रहते हैं। उसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो कि ऑपरेट करे जाते हैं बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री।
इन द इंटरनेशनल वाटर्स, या अगर ये एंगेज हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, अभी मैंने आपको दिखाया ना ये समुद्र के बीच में खड़े होकर एक्सट्रैक्शन करते हैं, जहाँ पर इन कंट्रीज मतलब दूसरी कंट्रीज में है, ठीक है, ये ऑपरेट कर रहे हैं, एक कंट्री का ये पूरा का पूरा सेटअप है, ऐसा मान लो इसको, कोई एक कंट्री है, उसके पास इतना पैसा नहीं है सेटअप करने का, उसके पास रिसोर्सेज है, दूसरी कंट्री ने उसको ऑफर दिया हम मैन मशीनरी ले आए तुम्हारे देश में वाटर्स पे या फिर कहीं पर भी ऐसा करके एक्सट्रैक्ट करवा लें उसको, ठीक है। अगर उसको ऑपरेट कर रहे हैं रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, जहां पर उस कंट्री के एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लो, फिशिंग बोट्स ऑपरेट करी जा रही है इंडियन फिशरमैन के द्वारा इंडियन ओशन के इंटरनेशनल वाटर्स में, इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। क्यों भैया, बंदे उनके, सामान उनका, मशीनरी उनकी, ये सारे के सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स उनके, समझ गए बात। फिर आप कहोगे अलाउ क्यों करते हैं, अलाउ इसलिए ये कहते हैं अलाउ इसलिए करते हैं क्योंकि परमिशन इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे अफ्रीका में क्या है कि उनकी ज़मीन पे बड़ा सारा ना ब्लैक गोल्ड बहुत सारा है, डायमंड है, ब्लैक गोल्ड है, ये सब बहुत है, लेकिन इतनी सारी मशीनरी नहीं है, तो वो चाइना वगैरह को टेंडर दे देती है। इनको क्या मिलता है बदले में, कुछ रिसोर्सेज मिल जाते हैं और चाइना को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल जाता है। अब अफ्रीका थोड़ा सा टिल्ट होने लगा कि अब वो इंडिया को भी टेंडर देने लगा, क्योंकि चाइना झांसे में फांस लेता है, अफ्रीका ने ये चीज़ देख ली बहुत अच्छे से, भली बाती। उसके बाद और क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने कोल्ड वॉर के लेक्चर्स अटेंड करे मेरे सारे के सारे, जो एक कंट्री के अब्रॉड में लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी रशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और दूसरी कंट्री के अंदर इंडिया का पार्ट ही मानी जाएगी, बिकॉज इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे इन एम्बेसी के अंदर। सिमिलरली दूसरी कंट्री की एम्बेसी लाइक जापान, रशिया, अमेरिका, अगर वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो इनको डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की, ना कि इंडिया की, क्योंकि उनके उसके लॉज लोकेटेड होंगे। कोई भी रशियन हॉट सी बंदी अगर वहाँ पर है तो आप उसको ये नहीं कह सकते तो एम्बेसी में हो गया तो आप क्या एम्बेसी में काम करती हो तो क्या हो गया, आपकी कंट्री की एम्बेसी हमारे कंट्री के अंदर तो लोकेटेड है, चलो शकीरा पे नाच के दिखाओ मुझे। व्हाट डज डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरिटोरियल एनक्लेव्स फॉरेन कंट्रीज़ के, लाइक एम्बेसी, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट दूसरी कंट्री की, मतलब इसने आपको ऊपर समझा तो दिया है, अब वो अलग से लेकिन आपको एक लिस्ट दे रहा है। देखो इतनी इलेबोरेट में बात करता है ये वाली बुक, इतनी डिटेल में हर एंगल से बार बार प्रिपेयर करवाते थे आपको। टेरिटोरियल एनक्लेव्स लाइक एम्बेसी, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट दूसरी कंट्री के, आप उसको अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं मिला सकते। दूसरा, उनकी बात क्या करें, अगर यूएन की कोई ऑफिस या दफ्तर वगैरह हो हमारी कंट्री में, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो फिजिकली लोकेटेड हो आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, उनके ऑफिसेज वगैरह आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं होंगे, वो इंटरनेशनल टेरिटरी के पार्ट हैं। जैसे यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, हम क्या कहते हैं फिर बताओ, क्या यूएन जो है वो यूएसए का मतलब उसका पार्ट है, बताओ क्या कहते हैं हम इसको, उसकी टेरिटरी है। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। वैसे यूएन किसकी टेरिटरी है बताओ, वैसे अगर न्यूयॉर्क के अंदर उसका हेडक्वार्टर तो वो किसका माना जाएगा बताओ, ऑब्वियस ही बात है किसी का नहीं माना जाएगा, इंटरनेशनल टेरिटरी हुई ना वो, तो ये चीज़ है। न्यूयॉर्क उसका नहीं है, न्यूयॉर्क ने बस अलाउ कर रखा है। जैसे एक बार बताओ, रशिया की कोई एम्बेसी नई दिल्ली में खुल जाए तो वो जगह उसकी थोड़ी ना हो गई है, व्लादिमीर पुतिन के बाप ने थोड़ी ना खरीद लिए वो। यूएन में जो पीस कीपिंग फोर्स होती है वो किसी का पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल बस कुछ टाइम के लिए ऑपरेशंस के लिए बस वो जा रहे हैं, वापस लौट आएंगे। अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री का कंट्रीब्यूशन होता है, मैंने बताया था उसके अंदर हर एक कंट्री सोल्जर्स बस वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती रहती है, ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।